हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को। और ये क्लासेस आपके पिछले ज्योग्राफी के क्लासेस के कमेंट के हिसाब से स्टार्ट किए गए हैं, क्योंकि आपने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था। जो 6 टू 11th के एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करवाए गए ज्योग्राफी के, सेम उसी तरीके से आपको हिस्ट्री के ज्योग्राफी कंप्लीट करवाए जाएंगे। और आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहां और कैसे। बेसिकली इस चैप्टर से आपको यह बताने की कोशिश की गई है कि आप इतिहास में किसी चीज को कैसे जान सकते हैं, वो कब आया, कहां से आया और इसके क्या क्या रिजल्ट है और इससे हमें क्या फायदा होता है। बेसिक एक कहानी यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की गई है, जो एक बच्चे को समझाने की कोशिश की जाती है। बट इस चैप्टर से अगर मैं बात करूँ आपसे, तो किसी भी बुक में 80% ऐसी बातें होती है जिसको हमको अवॉइड करना होता है, और केवल 20% ऐसे बातें होते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होता है। हम केवल इस चैप्टर से आपको, और ये सारे जो आपको एक सेशन स्टार्ट किया गया है एनसीईआरटी ब्रिज के हिसाब से, उससे आपको यही बताने का कोशिश किया जाता है कि वो 20% बात को आप कहां से लीजिएगा और कौन सी 20% बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। उसी पे आएंगे हम लोग। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि आपको अगर इतिहास के बारे में जानना होगा तो आप कैसे जानेंगे। अगर आपको 1857 के रिवॉल्यूशन के बारे में जानना था तो आपने या तो बुक पढ़ा होगा या तो आपने एक किताब को पढ़ा होगा, अदरवाइज आपने इसको रेडियो पे सुना होगा या फिर इसको आप टीवी पे देखा होगा आपने। ये चीजें क्लियर है। या फिर आप इस बात को किसी व्यक्ति के मुख से इस बात को आपने सुना होगा। सेम चीज बताती है आपको कि आप किसी भी चीज को, किसी भी इतिहास को जानने के लिए दूसरे चीज पर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि इतिहास पुरानी घटनाएं होती है, न कि अभी की घटना होती है। रिसेंट जो चल रही है वो आपके पास्ट नहीं होती है। पास्ट की चीजें आप या तो किसी व्यक्ति से सुनते हैं या किसी न किसी स्रोत से आप इसको जानते हैं। क्लियर है यहाँ की बातें। इसके बाद अगर हम देखें तो अतीत के बारे में हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि अतीत के रहने से हमें यह पता चल पाता है कि हम आखिर पहले रहते कहाँ थे और आज हम कहाँ रह रहे हैं, इसके क्या हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। एक चीज तो क्लियर है, बट बात ये आती है कि हम अतीत के बारे में कैसे कैसे जानते हैं, अतीत क्या थे और उनका किस तरीके से जीवन यापन होता था। ये बातें भी इंपॉर्टेंट है और इसी को हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ अगर इस चीज को हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो आगे की जो बातें हैं जिसको हमें बेसिकली एकदम फैक्ट में याद करना होगा, उसको हम रिलेट कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो हमारे दिमाग में कुछ चीजें जरूर आती है कि जो हमारे अतीत थे वो जब उस वक्त टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था तो वो खाते कैसे थे, वो कपड़े किस तरीके के पहनते थे और कहाँ रहते थे। ये बातें क्लियर है, सारे लोगों के दिमाग में आता है। और अगर हम लोग देखें तो हमें पुराने जो चीजें हैं उससे बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि अगर आप किसी पांडुलिपि को देखिएगा, किसी पांडुलिपि को अगर आप देखते हैं तो इस पांडुलिपि से आपको पुरानी बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। अगर आपने जो स्तंभ लेख है उस चीज से भी आपको इतिहास के बहुत सारी बातों का पता चलेगा। बट हम लोग पहले आते हैं कि लोग जो हमारे अतीत थे वो कहाँ रहते थे। और एक वर्ड का मतलब आप समझ लीजिएगा, एक वर्ड जो है वो आखेटक। ये आखेटक का मतलब होता है शिकारी। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। ये एक तो आपके रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। अगर आपने किसी वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, आपने जैसे एसएससी रेलवे वगैरह का हो गया, तो आखेटक किसको बोला जाता है, तो शिकारी को बोला जाता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग एक मैप को देखेंगे और उसमें केवल नदियों के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे आपको नर्मदा नदी दिखाई देगी। अगर ये चीज क्लियर होगी आपको तो यहाँ पे नर्मदा नदी आपको दिखाई देगी। और इसी के ऊपर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि बहुत लाखों वर्ष पहले की बात है। यहाँ पे इस नदी के पास लोग रहा करते थे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे तो पहले पानी अवेलेबल होती थी और उसके बाद लोगों को जिस वक्त वो अच्छे तरीके से खाने के बारे में नहीं जानते थे, उस वक्त उनको कच्चे खाने की चीजें यहाँ पर आसानी से अवेलेबल होती थी, इसलिए ये लोगों के रहने का बहुत अच्छा जगह था। सेम चीज आपने ज्योग्राफी में देखा है। जिस वक्त आप उत्तरी मैदान की बात करते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये
एक व्यक्ति के रहने के लिए सबसे परफेक्ट जगह होता है। यहाँ पर उसको खाने के लिए खाना मिल जाता है, रहने के लिए आवास मिल जाता है और उसको कच्चे पदार्थ भी मिलते हैं खाने के लिए। इसलिए ये जगह, यहाँ पे खेती जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है, इसलिए ये एरिया जो है वो जनसंख्या घनत्व का सबसे बड़ा एरिया होता है। सेम तरीके से नर्मदा नदी भी उस वक्त थी, यहाँ पर लोग रहते थे। कुछ लोग इसमें ऐसे भी थे जिनको आसपास के जंगलों के बारे में हर एक चीज पता था, जैसे कि अगर किसी जंगल में आपको छोड़ दिया जाए तो आप वहां पे बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप उसमें हो सकता है कि किसी जहरीले जो है वो फल को खा ले और आपकी मृत्यु हो जाए। बट कुछ लोग ऐसे थे जो उसके बारे में जानते थे और उनको संग्राहक के नाम से जाना जाता था। क्लियर है यहाँ की बातें? और उनको ये पता होता था कि जो है हमें कहाँ रहना है, कैसे जीना है और कैसे खाना है। उनको पता था कि किस पेड़ के फल को खाने से हम जीवित रह सकते हैं, कहाँ पे हम अपना घर बना सकते हैं और किस जानवर का शिकार करके हम उसको अपना भोजन बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ की बातें? इसके बाद अगर हम लोग देखें सुलेमान और किरथर की पहाड़ी की अगर बात करते हैं आप, तो उत्तर और पश्चिम की बात करता है, तो उत्तर और पश्चिम में जब आप आइएगा तो ये वाला एरिया आपका उत्तर हो जाएगा और ये वाला एरिया आपका पश्चिम हो जाएगा। ये आपका किरथर का एरिया है और ये आपका सुलेमान का एरिया है। यहाँ का जो बात अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी स्थान थे जहां पर लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं जैसे फसलों को उगाना प्रारंभ किया था। ये सीधे आपके प्री के क्वेश्चन है। सबसे पहले गेहूं को उगाने का जो समय था, जो काल था, वो किस जगह का था और कितने हजार वर्ष पहले का था और किस जगह पे इसको उगाया गया हुआ था। तो ये एरिया आपका क्लियर हो जाएगा और वो जो है यही वाला सुलेमान और किरथर वाला एरिया आ जाएगा। क्लियर है यहाँ की बातें? इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अगर आप गारो और विंध्य पहाड़ी की बात करेंगे, यहाँ पे आपको गारो पहाड़ी दिखेगी और यहाँ पे आपको विंध्य पहाड़ियां दिखेगी। यहाँ पे लोग चावल उगाते थे। क्लियर है यहाँ की बातें? यहाँ पर ये जो आपका सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां थी, यहाँ पे लोग गेहूं उगाते थे और आपका जो गारो है और विंध्य की पहाड़ी है, यहाँ पे लोग जो है वो चावल उगाते थे। ये आपके डायरेक्ट प्री के क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ेंगे इसके ऊपर तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कुछ गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में। तो सहायक नदी किसको कहा जाता है? तो सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। जैसे कि अगर एक नदी गंगा है और कुछ ऐसी नदियां ऊपर से आती है और इसमें मिल जाती है, तो ये नदी जो होगी ये इसकी सहायक नदी होगी। क्लियर है यहाँ की बातें? इसके बाद गंगा और उसकी सहायक नदी अगर सोन का बात करिएगा आप, तो यहाँ पर आपको एक जो है वो बेसिक यहाँ पे आपको गंगा नदी दिखाई देगी और आपको सोन नदी जो है यहाँ पे दिखाई देगी। ये इसकी सहायक नदी है। क्लियर है बातें? अब इसमें क्या बोला गया है आपको देखने के लिए कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध बिहार के नाम से जाना जाता था। यहाँ का एरिया जो आपको दिखाया गया है ये आपका सोन नदी और गंगा नदी, ये वाला एरिया जो है ये आपको मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये आपको मगध के नाम से जाना जाता था। पहले की बातें ये आप क्लियर कीजिए और ये देखिए यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा। मगध का एरिया किस जगह पे था? तो मगध का एरिया सोन नदी और गंगा नदी के बीच वाला जो भाग था वो था और इसके आसपास के जो एरिया थे वही मगध के एरिया थे। क्लियर है यहाँ की बातें? ये सीधे प्री में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप एक एक चीज को बारीकी से जब पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन आते कैसे हैं और क्वेश्चन को हमें कहाँ से डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट अगर चीज के ऊपर आए जिसे हमें जानने चाहिए, ये केवल 20% वाली बातें मैं आपको बताता हूँ। इस 20% वाले में देश का नाम भी आता है, क्योंकि इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला हुआ है, जिसको संस्कृत में सिंधु बोला जाता है। क्लियर है? प्री की बातें हैं ये। इंडस को संस्कृत में क्या बोला जाता है? सिंधु बोला जाता है। और 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानी ने सिंध को हिंदोस अथवा इंदोस कहा था और पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश और इंडिया कहा था इस सारे चीज को। ठीक है, इसके बाद का जो चीज बन करके आया हुआ था वो आया था आपके ऋग्वेद से। ऋग्वेद में जो है ये जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी जो बातें हैं, इसमें आपको संस्कृत का उल्लेख मिलता है और यहाँ से भी हमारे देश इंडिया मतलब भारत का जो है वो बात आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर बातें हैं यहाँ तक? पांडुलिपि की अगर हम लोग बात करें, अतीत को जानने के लिए हमें दो तीन चीज ही डायरेक्टली उनकी जानकारी दे सकती है, जैसे स्तंभ लेख हो गया, पांडुलेख हो गया, ये सारे चीजें। तो पांडुलिपि किसको बोला जाता है? तो पांडुलिपि जो है वो हाथ से लिखा हुआ एक लिपि होता था जिसको पांडुलिपि बोला जाता था और अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला
इसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता है, ठीक है, जिसमें मेन्यू का अर्थ होता है हाथ और स्क्रिप्ट मतलब लिखना होता है। क्लियर है बातें ये आपको? तो जो हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट थी वो मैन्यूस्क्रिप्ट कही जाती थी, और ये जो पांडुलिपि थी ये तार के पत्र पर अथवा हिमालय वाले एरिया में एक भुर्ज नाम का पेड़ आता है उसके छाल पर लिखा जाता था। क्लियर है? ये आपके प्री के फैक्टर्स है जिसको आप याद करेंगे। और इसके बाद जो 20% वाली बातें हैं वो यहाँ पर आती है कि पांडुलिपि जो है वो मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती थी। विहार किसको बोला जाता था? जहाँ पे ये जो बौद्ध लोग रहते थे ना, ये जो बौद्ध लोग रहते थे, ये बौद्ध लोग का जो रहने का स्थान था उसको विहार के नाम से जाना जाता था। यहीं से बिहार का नाम पड़ा हुआ था। क्लियर है यहाँ की बातें? तो ये जो आपको पांडुलिपि मिलेगी वो इसी जगहों से मिलेगी। और इन पुस्तकों में जो भी पांडुलिपि की पुस्तकें होती है, आज तो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, वो बहुत अच्छे मिलते नहीं है, बट जो भी मिलते हैं उसमें आपको मानवीय व्यवहार से लेकर के राजाओं के जीवन, औषधि विज्ञान, इन सारों के बारे में जानकारी मिलेगी। क्योंकि आज जैसे आप राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर के निर्माण में जो स्टेटमेंट था उसको संजो करके रख दिया गया, सेम इसी तरीके से वो उस वक्त भी दिमाग लोग लाया करता था। क्योंकि आज ही आप, ऐसा नहीं है कि अपने माइंड का जो है वो आपने यूटिलाइजेशन 100% करना है, ऐसा नहीं है। उस वक्त भी लोग थे जो आपने जो 2-3% माइंड है उसका 100% आपने यूटिलाइज किया है, वो वैसे लोग पहले भी थे और वो भी इस तरीके का काम करते थे। और वही आज हमें अतीत के बारे में जानकारी देती है, पांडुलिपि से मिलती है हमें। इसके बाद अगर आप स्तंभ लेख की बात करें तो ये भी हमें बहुत ज्यादा जानकारी देती है, क्योंकि स्तंभ लेख बहुत जल्दी खराब होने वाले नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे बिहार में अगर आप वैशाली में चले जाएंगे, या फिर वैशाली का एरिया हो गया, इधर वैशाली के बाद अगर आप देखेंगे हमारा जो मगध वाला एरिया हो गया, इसके बाद अगर आप चले जाइए केसरिया वाला एरिया हो गया, इसके बाद अगर आप चले जाइएगा केसरिया वाला एरिया हो गया, फिर और भी जो आपके मोतिहारी से सटे हुए एरिया है, यहाँ पर आपको जो है वो आपको स्तंभ लेख देखने को मिल जाएगी। इसलिए मिलता है स्तंभ लेख क्योंकि यहाँ पे राजाओं का प्रेजेंटेशन था और वो लोग स्तंभ लेख खुदवाते थे, और इसको बहुत आसानी से पढ़ करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। और एक प्री के जो आपके क्वेश्चन है वो यहाँ मिलता है कि अफगानिस्तान का जो प्राचीन नाम था वो कंधार था। ये आपके प्री के फैक्टर है, इसको नोट डाउन करते चलिए। जैसे आपने ज्योग्राफी का एक नोटबुक बनाया और उसमें 6 to 11 के सारे ज्योग्राफी को आपने नोट डाउन किया है, और साथ में जो आपके क्वेश्चन का सेशन चलता है 7 बजे उसको जो आप लिखते हैं, सेम उसी तरीके से अब आप एक हिस्ट्री का नोटबुक बनाइए और इसमें आप 6 to 12 तक के सारे हिस्ट्री को लिखिए, और इसका जो क्वेश्चन करवाया जाएगा आपको उसको भी लिखते हुए चलिएगा। क्लियर है बातें यहाँ तक की? अब अगर हम लोग देखें इसमें जो चीजें हमें पढ़नी चाहिए वो कुछ ये है कि पुरातत्वविद किसको बोला जाता है? तो जो इस तरीके के वस्तु, जैसे कि आपके पांडुलिपि हो गए या फिर स्तंभ लेख हो गए, इस तरीके के चीज का जो अध्ययन करते हैं उसको पुरातत्वविद बोलते हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में आपने सुना होगा, आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इसमें जो वर्क करने वाले लोग होते हैं इसको पुरातत्वविद बोला जाता है, जो इसके बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। जैसे कि अगर आपको राम मंदिर का एक रिसेंट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, राम मंदिर के बारे में ASI जो वर्क कर रहा था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो एक स्टेटमेंट आती थी उसमें जो काम करने वाले लोग होंगे वो पुरातत्वविद होंगे, और उन्हीं के स्टेटमेंट के हिसाब से भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था। और वो लोग ऐसे चीजों का अध्ययन करते हैं जो इतिहास से हमें मिलता है या फिर जो प्राचीन काल में हमें मिलता है, तो पुरातत्वविद उनको बोला जाता है। वैसे ये हिंदी ग्रामर में भी आपने पढ़ा होगा बहुत समय पहले, बट ये आपको अभी क्लियर करवाए जा रहे हैं। इसके बाद इतिहासकार किसको बोला जाता है, ये आपके प्री के फैक्टर है, और ये आपके इंटरव्यू में तब पूछ लिए जाएंगे जब आप इतिहास को अपना सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में लिया होगा। ये आपको ग्रेजुएशन में अगर आपने इतिहास लिया होगा तो आपसे इतिहासकार के बारे में पूछा जा सकता है कि इतिहासकार किसको बोला जाता है। तो इतिहासकार उनको बोला जाता है जो अतीत का अध्ययन करते हैं। क्लियर है? आप बेसिक चीजें यहाँ से कवर कीजिए और इसको बस एग्जाम इंटरव्यूअर के पास फेंकिए, आगे उनके पास ऑप्शन नहीं होगा आपसे इस टाइप के क्वेश्चन करने का। अगर आप देखें तो इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का बहुत सुगमता से सुराग का पता लगाते हैं और अतीत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप देखते होइएगा CBI को, CBI के बारे में आप जानते होइएगा, आप CBI के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, ये भी कुछ इसी तरीके का वर्क करती है।
जो क्रिमिनल होते हैं उनको जानने का प्रयास करती है, उसके ऊपर जो है वो वर्क करती है। सेम एनआई होती है, एनआईए जो होता है, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कुछ इसी तरीके का वर्क करती है, लेकिन इसका डिपार्टमेंट अलग होता है और इतिहास का डिपार्टमेंट अलग होता है, बट रिलेट करके पढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम लोग देखें तो अतीत एक या अनेक, आपके अंदर एक क्वेश्चन होगा कि अतीत एक होता है या अनेक होता है, तो अतीत को कभी भी बहुवचन में दिया जाता है और इसका मतलब ही होता है अनेक, क्योंकि अतीत कोई एक नहीं हो सकता है। अगर आप किसी राजा के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि अगर आप अशोक के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए, तो केवल एक नहीं बोल सकते हैं कि अशोक ही राजा था। अशोक के पहले भी बहुत राजा थे, अशोक के बाद भी राजा हुए, बट ये जो है अतीत है और ये बहुवचन वाले एरिया में ही आएंगे। ये आपके जो है वो सिंगुलर नंबर में नहीं आ सकते हैं, कभी भी ये प्लूरल में ही आएंगे। क्लियर है यहाँ की बातें? ये आपके 20% में आती है। अब तिथि जो है ये आपके प्री के साथ साथ आपके जो है वो बेसिक नॉलेज को बहुत ज्यादा बूस्टअप करता है। इसलिए बूस्टअप करता है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि जो है वो ईस्वी का मतलब क्या होता है, ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें क्लियर है, क्लियर होगी इसको पढ़ने के बाद। अगर ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि की अगर बात करें हम लोग, तो 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ये होता है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद का बात है। ये आपका इस वर्ष का बात अगर कहते हैं तो, अगर ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की बात आप कहेंगे तो ईसा पूर्व बोलेंगे, क्योंकि ई से ईसा और पू से पूर्व, मतलब ईसा के जन्म के पहले, ठीक है। और ईस्वी का मतलब हो जाएगा आपका जो है वो ईसा के जन्म के बाद का बात है। क्लियर है यहाँ की बात है? ये सारी चीजें आपको 2000 की अगर बात कर रहे हैं तो आप यहाँ से ऐसे करके डिनोट कर सकते हैं, ईस्वी का मतलब क्या होगा और ईस्वी का मतलब क्या होता है और ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है। वैसे इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन यहाँ पे दिया गया हुआ है। बीसी का मतलब होता है, बीसी जो होता है वो हिंदी में इसको ईसा पूर्व बोला जाता है, और बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा के जन्म के पहले की बात करते हैं। अगर आप 100 ईसा पूर्व बोलते हैं, ईसा पूर्व बोलते हैं, तो ये जो है वो ईसा के जन्म के 100 वर्ष पहले की बात है, ठीक है। और अगर आप जो है वो एडी का बात करते हैं, जिसको ईस्वी बोला जाता है, सीधे ईस्वी अगर बोले तो इसका तात्पर्य ये होता है कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के बाद का ये बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां तक की बात क्लियर है। अगर केवल ई लगा रहेगा तो ईसा के जन्म से इसको इंडिकेट किया जाएगा, जैसे 100 ई मतलब कि ईसा के जन्म के 100 ईस्वी के बाद से। क्लियर है यहाँ की बातें? इसी तरीके से आपको जो है वो एडी का बात कहा गया है, ईसी का बात कहा गया है, बीसी का बात कहा गया है। ये सारे का अलग अलग मतलब होता है और इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। इसको आप खुद से पढ़ के भी समझ सकते हैं। इसमें जो ईसा पूर्व होता है वो ईसा के जन्म के पहले का बात है, ईस्वी का मतलब ईसा के जन्म के बाद का बात है। क्लियर है यहाँ तक की बात है? इससे कभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते नहीं है, बट अगर ये चीजें आपके क्लियर है तो आप समय को जो है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कब की बात होगी। क्लियर है यहाँ तक की बातें? और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इससे था वो और कुछ नहीं है, क्योंकि इससे इस चैप्टर से जो है वो आपको यही बताने का कोशिश किया गया था कि आपके अतीत कैसे थे, वो कहाँ रहते थे, किस तरीके के थे और उनका रहन सहन कैसा था। यही सारे चीजें डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास जो आपका चैप्टर नंबर 2 होगा उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, तो जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते हैं वैसे करते रहिए, क्योंकि हमारा मोटिवेशन का कारण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।